हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी 2026 को होने वाले एग्जाम सोशल साइंस क्लास 10th में जो पेपर वायरल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये 70 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर खंड अ, ठीक है, खंड अ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहला जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ठीक है क्या हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन से सही हैं वो आपको इसमें से टिक लगाना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरा कह रहा है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। तीसरा कह रहा है क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। और चौथा कह रहा है फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पर क्या है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, या दूसरा है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा कह रहा है श्रेणी संघों का कारीगरों पर नियंत्रण हटा दिया गया। और चौथा कह रहा है फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त रखा गया है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा सही है? तो इसमें हमारा सही जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दिया है वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, यानी महात्मा गांधी होंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखते हैं चौथा नंबर, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन में जो है ए जापान, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी हमारा श्रीलंका। तो चौथे का ऑप्शन हमारा जो होगा वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं पांचवा का कथन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कथन दूसरा यानी ख वाला कह रहा है कारण 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। ठीक है, अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, पहला कह रहा है क सही है, दूसरा कह रहा है ख गलत है। देखिए पहली बात या जो क है वो हमारा सही है और ख जो क्या है वो गलत है। क्या ये दोनों में से सही है? हो सकता है ये दोनों सही हो सकते हैं, हो सकता है एक सही हो सकता है, एक गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको सही टिक लगाना है। दूसरा कह रहा है ख सही है और क गलत है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि क सही है किंतु ख की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, और डी कह रहा है क सही है और ख की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा पांचवें का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, क सही है और ख की सही व्याख्या करता है। तो हमारा क्या सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन कह रहा है बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों यानी मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, किसको है? केंद्रीय सरकार को है या राज्य सरकार को है या सामुदायिक सरकार को है या डी एवं बी दोनों में से है। ठीक है, जो ए और बी है वो दोनों में से है। तो हमारा जो छठवें का आंसर होगा वो क्या होता है? सामुदायिक सरकार को है। ठीक है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसी क्रम में अगर हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन देखते हैं, तो सातवें का आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए सातवां क्वेश्चन, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ए नंबर है वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है वे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा कह रहा है वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और डी वाला कह रहा है वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन, वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन सही हैं, इसमें से कोई एक सही नहीं है। ठीक है, उसे आपको टिक लगाना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज्यादा मजबूत हुआ है। दूसरा कह रहा है झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। सी ऑप्शन कह रहा है हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। और डी कह रहा है संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दर्जा गया है। ठीक है, तो आठवें का जो होगा वो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, झारखंड एवं उत्तराखंड के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, यहाँ कर भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया है, इस संबंध में सही कथन है। तो देखिए यहाँ पर
4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो अगर हम 9वां देखते हैं तो देखिए कह रहा है किसी भी धर्म को राज के धर्म नहीं बनाया गया। बी ऑप्शन कह रहा है सभी नागरिकों एवं समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। और सी कह रहा है संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, अगर ये तीनों सही हैं तो उपरोक्त पे हम टिक लगा देंगे, अगर कोई एक इसमें से सही है तो उसको हम टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, अब वहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे हैं दल बदल रोकने के लिए, ठीक है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने हेतु, और सी ऑप्शन है चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए, और डी है कह रहा है दलों के संगठित चुनाव कराने के लिए। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर 10वां का देखते हैं तो हमारा होगा दल बदल रोकने के लिए, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, ए मृदा संरक्षण से, बी वन संरक्षण से, सी जल संरक्षण से, और डी वायु संरक्षण से। तो किससे संबंधित है हमारा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वन संरक्षण से। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है। ठीक है, तो पहला स्थानांतरित कृषि, दूसरा कह रहा है रोपड़ कृषि, और तीसरा कह रहा है बागवानी, और चौथा कह रहा है गहन कृषि। तो इन चारों में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, रोपड़ कृषि, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है। ठीक है, सही कारण नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन दिया है कृषि प्रसार, दूसरा ऑप्शन दिया है बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, और सी ऑप्शन दिया है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिक एवं शीत हरीकरण। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 13 नंबर का अगर हम देखते हैं तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया महाराष्ट्र, और चौथा दिया है उत्तर प्रदेश। तो 14 का अगर हम देखते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, अगर 15 नंबर देखते हैं, ए करा है एल्युमिनियम प्रगलन, बी करा है कागज, सी करा है सीमेंट, और डी करा है स्टील। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 15 नंबर अगर देखते हैं तो 15 नंबर का हमारा ऑप्शन होगा एल्युमिनियम उद्योग, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एल्युमिनियम प्रगलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 16 नंबर, कह रहा है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, और यहाँ पर अगर देखते हैं चौथा है सूचना प्रौद्योगिक। ठीक है, तो 16 का अगर हम आंसर देखते हैं तो प्राथमिक हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यानी देखिए पहला कह रहा है बैंक, दूसरा कह रहा है सहकारी समिति, और तीसरा कह रहा है नियोक्ता, और चौथा कह रहा है जमींदार। ठीक है, तो 17 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा जमींदार। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 18 नंबर सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए ऑप्शन अगर देखते हैं तो लिखा है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, और सी नंबर का रहा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और डी का रहा है उपरोक्त सभी। मतलब अगर तीनों सही हैं तो हम उपरोक्त सभी पर क्या करेंगे, हम टिक लगा देंगे। ठीक है, तो 18 नंबर का हम देखते हैं तो हमारा आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का रहा है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए सभी लोगों के लिए, विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा 19 नंबर होगा विकसित देशों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें हमें क्या होगा, कह रहा है एक उत्पाद के घटक का विवरण देना। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक जो ऑप्शन होगा वो क्या है, हमारा चौथे पर जाएगा। ठीक है, सूचना पाने का अधिकार है। ठीक है, अगर बी ऑप्शन देखते हैं एक मार्क, ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे पे जाएगा, ये अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का प्रमाण है। ठीक है, एक मार्क है। ठीक, अगर हम तीसरा देखते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल, ठीक है, तो ये हमारा पहले पे जाएगा, यानी उपभोक्ता कल्याण संगठन के अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अगर भारतीय मानक ब्यूरो, यानी डी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कह वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, उत्तर लगभग कितना होना चाहिए, 80 वर्ड शब्दों में देना है, ठीक है, लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको 70 से 80, 65 से 80 के बीच में इसका आंसर हमें देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए, ठीक है। ये 2 प्रभाव को लिखना है, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है, एक मतलब एक प्रभाव 2 नंबर का है, एक प्रभाव। या आप क्या कर सकते हैं, 19वीं सदी में मुद्रा संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। तो हम यहाँ पर देखिए इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, लेकिन हम करेंगे बस पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहला प्रभाव यह था कि युद्ध में अत्यधिक खर्च होने के कारण ब्रिटेन पर भारी कर्ज हो गया, उसे अन्य देशों विशेषकर अमेरिका से ऋण लेना पड़ा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रभाव यह था कि उद्योगों का विकास युद्ध सामग्री के उत्पादन की ओर हो गया, ठीक है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन घट गया, ठीक है। इससे महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन का रहा है, ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों को स्पष्ट कीजिए, या अथवा, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से आपको जो आपको आए क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन करना है, तो हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए, इस पर हम आंसर बताते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर अगर आंसर देखते हैं, केंद्र और राज्यों के संबंध में परिवर्तन, तो भारत में केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलाव की मुख्य रूप से 2 चरणों में समझा जा सकता है। पहला एक दलीय प्रभुत्व का दौर, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो हमारा गठबंधन सरकार और स्वायत्ता, यानी 1990 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अगर हम देखते हैं, तो आज़ादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही दल यानी कांग्रेस का, ठीक है, शासन रहा। इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों पर हावी रहती थी और अक्सर संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों को नियंत्रित करती थी, ठीक है। अगर इसी तरह हम देखते हैं 1990 के बाद, ठीक है, 36 दलों के उभार ने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया गया। केंद्र में गठबंधन सरकारों के दौर ने राज्यों की स्थिति को मजबूत किया। अब केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकती थी, ठीक है। अच्छा, प्रमुख बदलाव जो थे कि वो क्या थे, हमारे वित्तीय स्वायत्ता, ठीक है, और उसके बाद क्या था हमारा न्यायिक हस्तक्षेप, ठीक है, ये हमारे इसके बदलाव थे, ठीक। जैसे वित्तीय स्वायत्ता क्या था, नीति आयोग के गठन और जीएसटी के बाद राजस्व बंटवारे में राज्यों की भागीदारी बढ़ी, ठीक है। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय जैसे SR मुंबई मामला, ठीक है, ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को कम किया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों, ठीक है, अथवा दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, आज इस दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो हम खनिज के संरक्षण हेतु क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए खनिज संरक्षण के उपाय, खनिज संरक्षण आज अनिवार्य आवश्यक है, क्योंकि ये अनवीकरण यानी नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, संसाधन है। इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, जबकि इनका उपयोग यानी उपभोग बहुत तेजी से हो रहा है। संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयास क्या होना चाहिए, सतत पोषणीय तकनीकी, जैसे कि खनन के दौरान होने वाली बर्बादी को रोकने के लिए आधुनिक और उन्नत तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, ताकि कम से कम खनिज व्यर्थ हो, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, धातुओं का पुनर्चक्रण होना चाहिए, यानी रिसाइक्लिंग होना चाहिए। पुरानी धातुओं और कबाड़ यानी स्क्रैप का पुनः उपयोग करना चाहिए, जैसे लोहे, तांबे और एल्युमिनियम को गलाकर बार बार उसका उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। विकल्पों की खोज करनी चाहिए, जैसे कि दुर्लभ खनिजों के स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे ऊर्जा के लिए कोयले के बजाय सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नियोजित उपयोग, यानी देखिए खनिजों का दोहन केवल वर्तमान लाभ के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम देखते हैं संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए संरक्षण यानी खनिज भूगर्भ में सीमित मात्रा में उपलब्ध, ठीक है। यदि इनका अंधाधुंध दोहन जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, जिससे वैश्विक आर्थिक और औद्योगिक विकास का ठप हो जाता है, ठीक है। अगर इसी तरह ये क्या होता रहा हमारा, बार बार इसी का उपयोग करते रहे, और तो ये क्या हो सकता है, कुछ दिनों बाद ये पूरी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बजाय एकीकरण में सहायक रहा, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या कर आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो हम इसमें पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, विदेशी व्यापार, ठीक है। देखिए विदेशी व्यापार से बाजार एकीकरण, ठीक है, यह कथन पूर्णतः सत्य है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण, ठीक है, में
एक सेतु की भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, जो कारण है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। उत्पादों की उपलब्धता और विकल्प, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो विदेशी व्यापार के माध्यम से उत्पादक अपने घरेलू बाजार से बाहर जाकर अन्य देशों के बाजारों में अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं के पास वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए आज भारत के बाजारों में दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कीमतों की समानता, अगर कीमतों की समानता देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जब विदेशी वस्तुएं किसी बाजार में प्रवेश करती हैं तो वे स्थानीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस प्रतिस्पर्धा के कारण समान वस्तुओं की कीमतें लगभग एक समान होने लगती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उचित दाम पर गुणवत्तापूर्ण सामान मिलता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके आंसर। अगर इसमें देखते हैं, उसके बाद तीसरा आकर आए कि उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, ठीक है। विदेशी व्यापार से दुनिया भर के उत्पादक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। बेहतर तकनीकी और कम लागत के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं और वैश्विक स्तर पर बाजार को एक इकाई के रूप में जोड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तकनीकी और सांस्कृतिक विनिमय, ठीक है, चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो व्यापार के साथ साथ विचारों, संस्कृतियों और नई तकनीकी का भी आदान प्रदान होता है, जैसे वैश्विक बाजार अधिक समृद्ध और एकीकृत होता है, ठीक ना। ये थे हमारे इसके आंसर, ठीक। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, मरिऑन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, या आप इसको कह सकते हैं, असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, ठीक है। तो हम इसे न कर इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखते हैं पांचवा नंबर, असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय था, ठीक है। इसकी स्वीकृति और स्थगन के पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति, ठीक है, पहले देख लेते हैं स्वीकृति कब मिली थी। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को विधिवत रूप से दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इससे पहले सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिससे नागपुर में कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिला इसको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि आंदोलन वापस लेने का निर्णय, ठीक है, चौरी चौरा कांड, ठीक है, यही था। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने का फैसला किया। इसके पीछे मुख्य कारण चौरी चौरा की घटना थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, हिंसक मोड़। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस के साथ झड़प होने पर उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, जिंदा जल गए। और अगर हम ये पहला देखते हैं और दूसरा अगर देखते हैं अहिंसा का सिद्धांत, गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा के बिना यह आंदोलन एक शुद्ध सत्याग्रह नहीं रह गया था। उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और लोग अभी पूर्ण अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। इसलिए क्या कह दिया गया था, ये वापस ले लिया गया था। और तीसरा जो था मेन कारण था दमन का डर, ठीक है। गांधी जी को डर था कि कहीं हिंसा के कारण ब्रिटिश सरकार को आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का बहाना मिल जाए, ठीक है। ये था हमारा कि ये 3 जो मेन कारण थे, ठीक है, क्या कि जो आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए, या राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, ठीक है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को न करके इस क्वेश्चन को करते हैं, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखिए लोकतंत्र का अर्थ हुआ परिणाम, ठीक है। 6वां क्वेश्चन था लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक है। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र के जो प्रमुख परिणाम हैं वो देख लेते हैं। पहला जो परिणाम था उत्तरदायी और जवाबदेह शासन। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो अगले चुनाव में उसे बदला जा सकता है। अगर दूसरा हम देखते हैं पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय कायदे कानूनों के अनुसार लिए जाते हैं। नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है कि निर्णय सही प्रक्रिया से लिया गया है या नहीं, ठीक है। और अगर हम तीसरा देखते हैं समानता और गरिमा। यह व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जैसे एक व्यक्ति एक वोट। यह जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करती है, ठीक है। अगर हम चौथा देखते हैं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। लोकतंत्र मतभेद और टकराव को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। और 5वां अगर देखते हैं आर्थिक विकास और गरीबी
उन्मूलन। हालांकि सभी लोकतांत्रिक देश समान रूप से विकसित नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था विकास के लिए समान अवसर और नीतियां बनाने का मंच प्रदान करती है। ठीक है, अगर इसी तरह अगर हम देखते हैं 7, ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो कि लोकतंत्र के प्रमुख कारण थे। प्रमुख देखिए जो ये हेडिंग है, आप इस हेडिंग को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखकर वहां पर लिखिएगा। ठीक है, आपको जरूर नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, या जल दुर्बलता क्या है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा इन दोनों में से कोई ये करना है आपको। 6 मार्क्स का ये है या 6 मार्क्स का ये भी है। ठीक है, तो 7वें में हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस वाले को, भूमि संसाधन से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भूमि संसाधन, 7वां क्वेश्चन है। भूमि संसाधन से तात्पर्य पृथ्वी की उस ऊपरी सतह से है जो मानव जीवन की वनस्पतियों, वन्य जीवों और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। भूमि एक सीमित है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हमारी बुनियादी जरूरतें भोजन, मकान और कपड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर टिकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग यानी उद्देश्य क्या है। तो भूमि का उपयोग निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए कृषि कार्य के लिए किया जाता है। भारत जैसे प्रधान देश भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा खेती के लिए उपयोग होता है, जिससे खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अगर हम वही दूसरा देखते हैं तो वन विस्तार होता है। ठीक है, यानी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन, लकड़ी और जड़ी बूटियों की प्राप्ति के लिए भूमि का एक बड़ा हिस्सा वनों के अधीन होता है। अब अगर यही चौथा देखते हैं, देखिए ये सारे हेडिंग्स हैं। ठीक है, इस हेडिंग्स को आपको याद रखना है। और तीसरा अगर देखते हैं तो आवास और बुनियादी ढांचा, शहरों और गांवों, सड़कों, रेलवे लाइन और हवाई अड्डों के लिए निर्माण के लिए भूमि अनिवार्य है। औद्योगिकरण, कारखानों और व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना भूमि पर ही की जा सकती है, जो आर्थिक रूप से विकास का इंजन है। ठीक है, 5वां कह रहा है चारगाह, पशुपालन के लिए अस्थायी चारगाहों के रूप में भूमि का उपयोग किया जाता है। अगर हम 6वां देखते हैं खनन, खनिज संसाधनों को निकालने के लिए भी भूमि का दोहन किया जाता है। ठीक है, ये हमारे आंसर थे इसके, जो भूमि संसाधन थे इसके। ठीक है, तो ये पहले देखिए इसमें से जो मेन हेडिंग है, इस हेडिंग को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए तृतीयक क्षेत्र गतिविधियों का उदाहरण दीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि तृतीयक किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है, अथवा करा विकास में ऋण की भूमिका। ठीक है, विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इस वाले को नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगर हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र यानी टेरिटरी सेक्टर, जिस सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, जो तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला क्या होता है, परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंकिंग, अन्य सेवाएं। तो यहाँ पर देख देते हैं एक एक। देखिए जो ये मेन हेडिंग है इसको याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, परिवहन को अगर देखते हैं, ट्रक, ट्रेन, जहाजों के माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में अनाज या तैयार माल को सुरक्षित रखा जाता है। संचार, टेलीफोन, इंटरनेट और डाक सेवाएं। बैंकिंग का कहें तो ऋण की सुविधा और वित्तीय लेन देन। ठीक है, अगर अन्य सेवाएं कहें तो डॉक्टर, शिक्षक, वकील, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, आईटी सेवाएं हैं, जो ये कहते हैं तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर इसी में हम देखते हैं, कहा कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करते हैं। कैसे, तो ये भी देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों के लिए रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, की तरह कार्य करता है। जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, हमारा रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। अगर इसमें हम देखें तो इसमें कौन कौन से होते हैं, अगर पहला देखते हैं कच्चे माल और तैयार माल का आवागमन। दूसरा अगर हम देखते हैं वित्तीय सहायता, और तीसरा अगर देखते हैं भंडारण की सुविधा, और चौथा देखते हैं दक्षता में वृद्धि। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं कच्चे माल और तैयार माल का आवागमन, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से कच्चा माल, ठीक है, कारखानों तक पहुंचाने और तैयार माल को बाजारों तक ले जाने के कारण के लिए परिवहन अनिवार्य है। ठीक है, अगर दूसरा देखते हैं किसानों को बीज खरीदने के लिए, उद्योगपतियों को मशीनों लगाने के लिए बैंकों से ऋण की आवश्यकता होती है, जो तृतीय क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, और अगर इसी तरह हम कहते हैं भंडारण की सुविधा, कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है, यह प्राथमिक क्षेत्र की मदद करता है। ठीक है, और अगर इसी तरह हम देखते हैं दक्षता में वृद्धि, तो सूचना प्रौद्योगिकी संचार के माध्यम से उत्पादक बाजार की कीमतों और नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पर ये थे हमारे क्या, जितने क्वेश्चन आंसर थे सभी हमने क्वेश्चन आंसर बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है मानचित्र। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए अब हमारा आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, यानी पहला है जो इतिहास है, ठीक है। निर्देश है, दिए गए मानचित्रों में निम्न स्थानों को 1/2 अंक सही उत्तर और 1/2 क्या है अंक सही स्थानों तक अंकित करने के निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होगा। तो ये कहाँ हुआ था हमारा, ये हुआ था दांडी में, ठीक है। दांडी कहाँ है, देखिए ये दांडी जो हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये नक्शे पे कहाँ है, ठीक है। ठीक, तो हमारा जो ये अगर हम देखते हैं तो दांडी हमारा कहाँ पे है, दांडी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा दांडी, ठीक है। यह क्या था, यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था अमृतसर, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, अमृतसर हुआ था, ठीक है, अमृतसर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं ये कहाँ पर है, तो ये है पंजाब में, यहाँ पर है देखिए अमृतसर, ठीक है। अमृतसर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसान ने आंदोलन किया था, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यह है चंपारण में, ठीक है। ये कहाँ पर है, चंपारण में, चंपारण, ठीक है। और ये देख लेते हैं कहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है, चंपारण, चंपारण में जो नील की खेती हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो असहयोग जो कहाँ पर है, नागपुर में है, कहाँ पर है, नागपुर, ठीक है। और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो भी कहाँ पे है, नागपुर में ही है, ठीक है। नागपुर में हुआ था 1920 में कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। तो ये दोनों हम देख लेते हैं कहाँ पर होगा, तो हमारा जो नागपुर होगा ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा, नागपुर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक। कंप्लीट हो गया जो भी क्वेश्चन थे। देखिए यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एकदम पूरा इसका पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।